किसी भी देश की शक्ति देखने के लिए हमें सबसे पहले इस बात का ज्ञान करना होता है कि उस देश के संबंध अपने पड़ोसियों के साथ और अपने मित्रों के साथ किस प्रकार के है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो क्या भूमिका रखता है, उसके बारे में उसका होना महत्वपूर्ण होता है कि किस देश की क्या भूमिका है विश्व पटल पर। और आज हम जो राजनीति विज्ञान के कक्षा 12 के अध्याय 4 के बारे में, भारत के विदेशी संबंधों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। मैं आपका मित्र मनु सर और हम आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। भारत के विदेश संबंधों के बारे में बात करेंगे और भारत की विदेश नीति के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति किस तरीके से और किन किन घटनाओं से होते हुए वर्तमान तक पहुंची है। भारत की नीति क्या पूंजीवादी थी, क्या साम्यवादी थी या तटस्थ थी, इन बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। और इस अध्याय में हम क्या देखेंगे कि भारत के विदेशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में किस प्रकार आकार प्रकार से ग्रहण करते हुए यहाँ तक पहुंचा और भारत की विदेश नीति के सिद्धांत क्या थे और भारत और चीन के संबंध किस प्रकार थे और भारत व पाकिस्तान के रिश्ते किस प्रकार थे। और इसके बाद हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे भारत की परमाणु नीति के बारे में कि भारत की परमाणु नीति के संदर्भ किस किस दिशाओं से होते हुए आज भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र बना है, तो उनका भी हमें देखना अति आवश्यक है। अब अगर हम बात करें भारत की विदेश नीति के पुरंदा कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, और जब तक वह भारत के प्रधानमंत्री रहे तब तक भारत के विदेश मंत्री रहे। किसी भी देश के अंदर विदेशी संबंधों को संचालन करने के लिए विदेश मंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और यह पद, विदेश मंत्री का पद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जब तक अपने मृत्यु तक 1964 तक इन्हीं के पास रहा था। तो हम इसी टॉपिक को शुरू करें हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर देखेंगे कि भारत के विदेश के साथ संबंध किस प्रकार थे। तो हम सबसे पहले भारत की चुनौतियों के बारे में देखेंगे कि जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था उस समय भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, उनके बारे में भी देखेंगे। अगर हम देखें भारत जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय भारत देखिए विभिन्न परिस्थितियों से हुए। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी थी कि महायुद्ध, जो द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ था और भारत अपना पुनर्निर्माण पर एक नया अध्याय लिखने जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय विश्व पटल पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनने जा रही थी। बहुत से देश उपनिवेश राष्ट्र जो थे, यानी जो गुलामी से बाहर आ रहे थे, आज़ादी के नए आयाम गठित कर रहे थे। लोकतंत्र विश्व पटल पर कायम हो रहा था और जनता की भलाई के लिए लोकतंत्र का होना आदि कई मुद्दों पर कई देशों की चुनौतियां बन रही थी। जिस प्रकार भारत आज़ाद होता है और भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होती है कि जहां विश्व, अगर हम देखें स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के सामने जो सबसे बड़ी समस्याओं में से थी, उसमें भारत के सामने सबसे बड़ी थी कि भारत को अपनी स्वतंत्रता को भी बनाए रखना था और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के साथ भी उसने समाधान करना था। अगर हम बात करें, जैसे ही ब्रिटिश अंग्रेजी सरकार थी जब वो गई तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक विरासत छोड़ गई थी जो बंटवारे के कारण दबाव से पैदा हुए। एक तो हमारा काम गरीबी मिटाने का सामने बहुत बड़ा मुंह खोले खड़ा था और दूसरा ये थे कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भागीदारी कैसे शुरू करेगा, और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भागीदारी शुरू की थी। इसके बाद विश्व पटल जो पर विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से भारत का जन्म होता है और उनके सामने संप्रभुता और शांति कायम करना और सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे कई लक्ष्य थे। अगर हम देखें इसी को ही, इन लक्ष्यों की प्रतिध्वनि के साथ संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में सुनाई देती है, क्योंकि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था तो भारत ने जो नव उपनिवेशवाद से आज़ाद हो रहे थे वो राष्ट्र संप्रभुता और सम्मान और शांति कायम करने के लिए भारत उन देशों के साथ खड़ा था। अगर हम देखें जिस प्रकार किसी व्यक्ति के परिवार में व्यवहारों और अंदरूनी जो बाहरी कार्य होते हैं वहाँ पर एक देश
किस प्रकार कार्य करता है उनको भी देखना होता है। अगर हम बात करें एक देश की विदेश नीति पर भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है। वह किस प्रकार पड़ता है कि विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए संसाधनों का अभाव था। तात्पर्य क्या है कि नए नए देश आज़ाद हो रहे थे और उनके सामने सबसे बड़ा जो मुद्दा था संसाधनों का अभाव था। उनके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वह अपना गुजारा कर सके। चलते दौर के अंदर हम देखते हैं कि बड़े बड़े लक्ष्यों को साधना और विदेश नीति को भी तय करना जरूरी था। इन दौर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस का चैन और अमन और चैन कायम करना भी जरूरी था। विकासशील देशों की आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होना था, लेकिन उनकी विदेश नीति पर इनका गहरा प्रभाव पड़ने वाला था। जो विकसित राष्ट्र थे उनका ताकतवर देश उन्हें अनुदान और कर्ज लेने की आस के कारण वो उनके साथ जुड़ना चाहते थे। और आगे इस अध्याय में बताया जाता है कि उस समय विश्व दो ध्रुवों में बंट रहा था, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा पूर्व सोवियत संघ, जो कि हम समकालीन विश्व राजनीति के अंदर पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ेंगे। और इसमें भारत की जो नीति थी वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति थी। उसमें हमने ये पढ़ा कि भारत ना अमेरिका की तरफ गया और ना ही सोवियत की तरफ गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता की अगर देखें तो भविष्यवेता की देख के गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। भारत आज़ाद हुआ तो विदेश नीति किस तरीके की तैयार होती है और शीत युद्ध में भारत की विदेश नीति किस किस घटनाओं से होकर गुजरती है, उनके बारे में भी बात करेंगे। अगर हम बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत अच्छी कोटेशन दी थी और उन्होंने कहा था कि आज़ादी किन चीज़ों से बनती है। आज़ादी बुनियादी तौर पर विदेशी संबंधों से ही बनी होती है। यही आज़ादी की कसौटी भी है, बाकी सारा कुछ तो स्थानीय स्वायत्तता है। एक बार विदेश संबंध आपके हाथ से निकलकर दूसरे के हाथ में चले जाए तो फिर जिस हद तक आपके हाथ से ये संबंध छूटे हैं, जिन मामलों में छूटे हैं, वहां तक आप आज़ाद नहीं रहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की एक बहस के दौरान कहा था 1949 में, ये मार्च का महीना था। और इनकी ये जो बात है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के संदर्भ में भी सही भी बैठती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति को आधार बनाया अमेरिका के कहने पर, और भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई कि हम ना हम अमेरिका की तरफ जाएंगे और ना ही पूर्व सोवियत संघ की तरफ जाएंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था कि जो मामले आप दूसरे देशों पर छोड़ देते हो वहां तक आपकी आज़ादी चली जाती है, उन मुद्दों पर आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो दशक था 1950 का और 1960 का दशक, विश्व राजनीति में भारत इन दोनों में किस खेमे में शामिल था, क्या आपको इसके बारे में पता है? तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच झगड़ों में किस तरीके से भारत बचा रहा, या सफल हुआ या नहीं हुआ, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब एक प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में क्या संविधान में उल्लेख मिलता है? बिल्कुल मिलता है जी। भारत की जो सैद्धांतिक या कह सकते हैं संवैधानिक सिद्धांत है, उनके बारे में अनुच्छेद 51, संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से कहा गया है। यानी अनुच्छेद 51 में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि का राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने का और संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहार, न्याय संगत और समान पूर्व संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तो हमारा संविधान विदेश नीति के बारे में अनुच्छेद 51 बताता है। देखिए जी, एक बात है कि आजकल जो प्रश्न आते हैं वो थ्योरिकल प्रश्न आने लग गए हैं या प्रैक्टिकल प्रश्न आते हैं। अब पहले जैसे प्रश्न नहीं पूछते हैं, चाहे आप आरएस में देख लो, एसआई में देख लो,
स्कूल व्याख्याता में देख लो, वरिष्ठ अध्यापक में देख लो, जो राजनीति विज्ञान के प्रश्न बनते हैं वो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, ऐसे बीच में से उठाते हैं और आपसे पूछते हैं कि भारत की विदेश नीति के अंदर अनुच्छेद 51 में किन बातों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो 3 होगी और 1 नहीं होगा, तो आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब भारत की गुट निरपेक्ष नीति के बारे में पढ़ेंगे कि गुट निरपेक्ष नीति क्या है। तो गुट निरपेक्ष नीति को पढ़ने से पहले हम बात एक बार चलते हैं शुरू में, जिसके अंदर गुट निरपेक्ष नीति के सूत्रधार कौन थे। तो ये गुट निरपेक्ष नीति के सूत्रधारों में न्यूयॉर्क में गुट निरपेक्ष देशों का एक सेमिनार होता है और उसमें जवाहरलाल नेहरू और घाना के एना क्रूमा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के होते हैं और घाना के एना क्रूमा, मिस्र के नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो और युगोस्लाविया के टिटो, ये चारों मिलकर क्या करते हैं, गुट निरपेक्ष एक संस्था का गठन करते हैं और वहीं से ही गुट निरपेक्ष नीति शुरू होती है। यानी हम किसी भी गुट की तरफ नहीं जाएंगे, हम तटस्थ रहेंगे, यानी ना हम सोवियत की तरफ जाएंगे ना हम अमेरिका की तरफ जाएंगे। तो गुट निरपेक्ष नीति के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि इसमें किन मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आप कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। अगर हम देखें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं थी, पूरी दुनिया उपनिवेश और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी हम देखते हैं कि विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था, यानी पूरी दुनिया के अंदर लोग उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष लड़ रहे थे और भारत भी उसमें अग्रणी राज्य था। आंदोलन और असर एशिया और अफ्रीका के कई देश आज़ाद हो रहे थे और भारत में भी उसके सामने थे। भारत के राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिवेशवाद थे, उनके मुक्ति के लिए आंदोलन चला रहे थे और उनका समर्थन कर रहे थे। और सभी नेताएं आखिरकार उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक सांझी लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी ये देखिए कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कौन करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये यूपीएससी, आरएएस, एसआई स्कूल व्याख्याता उसमें प्रश्न में पूछा गया, तो इसको आप साथ साथ नोट करते रहना कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन, INA का गठन किसने किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि भारत के संबंध धीरे धीरे विदेशों के साथ बनने शुरू हो गए थे, या कह सकते हैं कि बन चुके थे। इसके बाद आगे घटना घटित होती है कि भारत की विदेश नीति के रूप में अंदरूनी और बाहरी सरोकारों की झलक भी हमें देखने को मिलती है। भारत स्वतंत्रता के आंदोलन के समय अपने उदात्त विचारों से प्रेरित था और इस कारण भारत की विदेश नीति पर भी गहरा असर पड़ता है कि हमने विदेश नीति के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया गया था। और इसका जिक्र हम समकालीन विश्व राजनीति की किताब में पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि विश्व 2 खेमों में बटा हुआ था। 2 खेमों में बटा हुआ था, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। और इस तरीके से भारत बीच में रहकर, यानी ना सोवियत की तरफ गया और ना ही अमेरिका की तरफ गया। और अगर हम देखें, उस समय परमाणु हथियारों का निर्माण भी शुरू हो गया था और चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हो चुकी थी। और अनौपनिवेशीकरण की अगर हम देखें तो दौर आरंभ हो गया था, यानी आज़ादी का दौर आरंभ हो गया था। पूरे विश्व के देश आज़ाद हो रहे थे, उपनिवेशवाद से आज़ाद हो रहे थे। और राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में भारत के नेताओं ने भी अपने दायरे साधने शुरू कर दिए थे, यानी गुट बनाने शुरू कर दिए थे कि हम उपनिवेश के खिलाफ लड़ेंगे। इसके बाद नेहरू की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे कि नेहरू की भूमिका क्या थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश नीति के पुरंदा, राष्ट्रीय एजेंडा तय करने वाली निर्णायक भूमिका निभाने वाले। 1946 से लेकर 1964 तक भारत के विदेश मंत्री वो ही रहे थे, यानी विदेश मंत्री का पद भी उनके पास था। और उन्होंने 3 बड़े उद्देश्य थे। कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, पहला उद्देश्य उनका ये था। दूसरा था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, क्योंकि भारत कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेके गुजरात तक फैला हुआ था। इसको अखंड बनाए रखने की चुनौती थी। तेज रफ्तार से आर्थिक विकास भी करना जरूरी था, क्योंकि जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था उस समय भारत के पास संसाधनों की काफ़ी कमी देखने को मिल रही थी। जिन परिस्थितियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके सामने
किसी भी गुट में ना शामिल होने की चुनौती भी थी और उनका उद्देश्य ये था कि गुट निरपेक्ष नीति अपनाकर उन्होंने इस उद्देश्य को हासिल किया, यानी उन्होंने खुद गुट निरपेक्ष संस्था बनाई गई थी। इन दिनों में देश के कुछ पार्टी समूह ने भी उनका मानना था कि हमें अमेरिका के खेमे की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका शक्ति संपन्न राष्ट्र है और वो लोकतंत्र का हिमायती है। और इस विचारधारा वाले लोग जो अमेरिका की तरफ जाने वाले लोगों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जनसंघ और स्वतंत्र पार्टियों के लोग भी शामिल थे। उनका कहना था कि भारत को अमेरिका के लोकतंत्र की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि अमेरिका भी लोकतंत्र में विश्वास करता है, जबकि सोवियत संघ कम्युनिस्ट विचारधारा में विश्वास करता है। विदेश नीति को तैयार करने के मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू की खासी बड़ी भूमिका रही थी। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने 3 चुनौतियां थी कि कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। अब हम बात करेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 खेमों से दूरी किस प्रकार रखी। आजादी के समय भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण विश्व का सपना था। भारत शांति की तरफ देख रहा था और भारत के सामने गुट निरपेक्ष नीति की पालना करना था। भारत के लिए शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति अभियानों जो अभियान चल रहे थे उसमें अपनी सेना को भी भेजा गया था। आप पूछ सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत किस खेमे में क्यों शामिल नहीं हुआ, यानी कहने का मतलब क्यों नहीं शामिल हुआ था। समकालीन विश्व राजनीति में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। शीत युद्ध की बात करें तो अमेरिका के पास उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो था, तो सोवियत संघ के पास वार्सा पैक्ट था, यानी सोवियत संघ वार्सा पैक्ट एक सैनिक संगठन था। भारत गुट निरपेक्ष नीति को आदर्श मानता था और संतुलन साधने के लिए कठिन कोशिश कर रहा था। कभी कभी संतुलन बहुत कुछ साध नहीं पाते हैं और 1956 का दौर आता है। ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले में मिस्र पर आक्रमण कर देता है और वहां पर भारत नव औपनिवेशिक मामले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई करता है, यानी भारत के द्वारा इसका विरोध दर्ज किया जाता है। लेकिन उसी समय एक घटना और घटित होती है कि सोवियत संघ हंगरी पर आक्रमण कर देता है, लेकिन भारत वहां पर मौन रहता है। अगर हम देखें, भारत अभी बाकी विकासशील देशों को गुट निरपेक्ष नीति के बारे में आश्वस्त करने में लगा हुआ था, लेकिन उसी समय में क्या घटना घटित होती है कि पाकिस्तान अमेरिका की झोली में जाके बैठ जाता है और अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो में शामिल हो जाता है। यानी ये सहायक नाटो देश के रूप में शामिल हो जाता है, सदस्य नहीं बनता लेकिन सहायक सदस्य के रूप में शामिल हो जाता है। और 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंधों के बीच एक कटाक्ष आना शुरू हो जाता है। अमेरिका और सोवियत संघ भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था, यानी अमेरिका नाराज होना शुरू हो गया था। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि भारत में नियोजित विकास की रणनीति भी अपनाई थी और वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ से प्रभावित थी। संसाधन आधार तैयार करने पर जोर दिया गया था। परिणाम स्वरूप निर्यात के मामले में प्रगति बड़ी सीमित थी, क्योंकि भारत ज़्यादा लेन देन नहीं कर सकता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संदर्भ में भी कुछ बातें कही थी, उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जी। आमतौर पर हमारी नीति ताकत की राजनीति से अपने को अलग रखने और महाशक्तियों के एक खेमे के विरुद्ध दूसरे खेमे में शामिल न होने की है। आज 2 अग्रणीय खेमे रूस और अमेरिका ब्रिटेन है, यानी रूस नहीं था, सोवियत संघ था। हमें दोनों के साथ दोस्ताना संबंध रखना है, साथ में उनके खेमे में भी शामिल नहीं होना है। कहना है कि हम सोवियत और अमेरिका दोनों की तरफ रहना है। रूस और अमेरिका एक दूसरे को लेकर बहुत शंकित थे, शंका में थे और अन्य देशों पर भी शक करते थे और उनका यही कारण था कि हमारा रास्ता कठिन है और दोनों हम पर शक कर सकते हैं कि हम उनके विरोधी खेमे की तरफ झुक गए, इनसे बचा नहीं पाएंगे। तो दोनों ही खेमे भारत को विदेशी शक की नज़रों से देखते थे। KPS मेनन को एक पत्र लिखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनवरी 1947 में ये बात कही गई थी। आगे हम चर्चा करेंगे भारत अफ्रीको एशियन एकता के संदर्भ में क्या सोचता है। तो इसमें भारत देखता है कि
अफ्रो एशियन एकता यानी अफ्रीका और एशिया की एकता के भारत में भारत के आकार, अवस्थिति और शक्ति संभावना को भांपकर नेहरू ने विश्व के मामलों में, खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का स्वप्न देखा। देखिए, जो भारत आज आप देख रहे हो कि एक लीडर के रूप में उभर रहा है, तो भारत 1946-47 में ही लीडर के रूप में बनना शुरू हो गया था। यानी वो लीडर के रूप में ही था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में ही हमने भारत ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र जो देश हो रहे थे उनके साथ संपर्क बनाना शुरू कर लिया था। 1940 और 1950 के दशकों में नेहरू ने बड़े मुखर स्वर में एशियाई देशों की एकता और परोपकारी करते रहे, यानी उन्हें जोड़ते रहे। नेहरू की अगुवाई में भारत ने 1947 के मार्च में एशियाई संबंध सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है जी, आपसे पूछा जाएगा, एशियाई संबंध सम्मेलन, एशियंस रिलेशनशिप कॉन्फ्रेंस कब की गई थी? 1947 में। किसके माध्यम से? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अभी हम आज़ाद नहीं हुए थे, हमें 5 महीने बाद आज़ाद होने वाले थे, लेकिन हमने एशियन रिलेशनशिप कॉन्फ्रेंस भी कर दिया था मार्च 1947 के अंदर। इंपॉर्टेंट है जी, इसको नोट कर लेना जी। भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किया। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया डच औपनिवेशिक, यानी जो डच इंडोनेशिया पर राज कर रहे थे, उनके शासन से यथाशीघ्र मुक्ति मिल जाए। इसके लिए भारत ने 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन भी किया था। इस सम्मेलन में भारत ने औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया पर भी प्रबल समर्थक था। उन्होंने पूरी दृढ़ता से नक्सलवाद, खासकर अफ्रीका में भारी रंग भेद का भी विरोध किया था। इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में अफ्रो एशियन सम्मेलन 1955, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि बांडुंग सम्मेलन, जिसे अफ्रो एशियन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। और आमतौर पर हम इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अफ्रीका और एशिया के जो नए नए देश आज़ाद हुए थे, भारत के बढ़ते संपर्क का चरम बिंदु था। बांडुंग सम्मेलन में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी, यानी सभी लोग बांडुंग सम्मेलन में इकट्ठे होते हैं और गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ती है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? 1961 में हुआ। कौन से महीने में? सितंबर महीने में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसको हम आगे पढ़ चुके हैं। अब हम चीन के साथ शांति